हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मकान संपत्ति से आय की गणना किस प्रकार से करता है। यानी कि मकान संपत्ति से आय की गणना करने के लिए उसका फॉर्मेट किस प्रकार से होता है, और मकान संपत्ति से आय की गणना करने में हमें क्या होता है कि जब एक करदाता या एक घर का मालिक जब वो अपने घर को बनाने के लिए बैंक से ऋण लेते हैं और ऋण पर ब्याज चुकाता है, तो उसको दो तरीके से बैंक को ब्याज देना पड़ता है। सबसे पहला है कि हमारा गत वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष के दौरान जो हम गत वर्ष का ब्याज चुकाएंगे वो तो देना पड़ेगा, साथ में निर्माण अवधि का भी ब्याज हमें देना पड़ता है। अब निर्माण अवधि का मतलब होता है कि जो हम बैंक से ऋण लेते हैं घर को निर्माण करने के लिए या बनाने के लिए, खरीदने के लिए या पुनर्निर्माण या मरम्मत करने के लिए, इन सभी चीजों के उद्देश्य के लिए, मतलब हमें घर को बनाने के लिए या खरीदने के लिए या मरम्मत या फिर पुनर्निर्माण, इन सब उद्देश्यों के लिए अगर हम बैंक से ऋण लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, तो मकान बनने के बाद हमें बैंक वालों को उसका पैसा वापस करना पड़ता है और उस पर जो भी ब्याज बनता है वो भी हमें वापस करना पड़ता है। तो ये जो बैंक से ऋण लेते हैं उस पर ब्याज चुकाते हैं, इस ब्याज को चुकाने में, इस ब्याज की गणना करने में हर एक स्टूडेंट को इस टॉपिक में डाउट रहता है। ये गंभीर चीज है, मतलब एक तरीके से हार्ड है थोड़ा सा ये। अगर मकान संपत्ति चैप्टर में कुछ चीज हार्ड है तो यही है कि बैंक पर ब्याज निकालना, बैंक ऋण पर ब्याज निकालना, क्योंकि मकान संपत्ति जो चैप्टर है इसमें कैलकुलेशन करना, सॉल्यूशन करना बहुत आसान है। यही एक चीज है, बैंक से जो ऋण लिया तो उस ऋण पर ब्याज चुकाना सबसे बड़ा हार्ड है, यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज माना जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ खतरनाक नहीं लगेगा, सब इजी लगेगा, सब नॉर्मल लगेगा, बस देखते रहिए आप। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मकान संपत्ति से आय की गणना किस तरीके से करते हैं, उसका फॉर्मेट किस तरीके से रहता है, किसके बाद किस स्टेप को हमें करना पड़ता है, और इसके बाद फॉर्मेट के बाद आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऋण पर ब्याज जब हम निकालेंगे उसकी प्रोसेस क्या होगा। उस केस में हमें महीना गिनना पड़ता है, हमें वर्ष को गिनना पड़ता है, निर्माण अवधि, गत वर्ष, बहुत हमें इसमें गिनने के काम करना पड़ता है। इसमें बहुत तकलीफ वाला काम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत आसान लगेगा आपको, बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो वीडियो पे बने रहना, अच्छे से देखिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिए, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड एनी टाइम वीडियो अपलोड होते रहता है, और इसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स का भी अपलोड होते रहे, तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो अभी देखते हैं हम लोग कि मकान संपत्ति से आय की गणना हम करेंगे तो उसके फॉर्मेट क्या है। मकान संपत्ति से आय की गणना सबसे ज्यादा आसान है, बहुत आसान है यहाँ पे। तो उसका फॉर्मेट किस प्रकार से रहता है, आपको पहले फॉर्मेट बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहला जब हम मकान संपत्ति से आय की गणना करेंगे, हमें सबसे पहला जरूरत पड़ता है यहाँ पे वार्षिक मूल्य की। वार्षिक मूल्य, यहाँ पे मकान संपत्ति का फॉर्मेट स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए वार्षिक मूल्य। अब वार्षिक मूल्य क्या है? वार्षिक मूल्य मतलब जो हमारे साल भर के आए हैं, यानी कि जब एक घर का मालिक अपने घर को किराए पर दे देता है, किराए पर देने के बाद साल भर का जो भी उसको किराया मिलता है, उस किराए की राशि में से अपने नगर पालिका को कर चुका देता है, नगर पालिका कर चुका देता है, पेमेंट कर देता है नगर पालिका को। नगर पालिका कर चुकाने के बाद शेष राशि जो मकान मालिक के पास बचा रहता है वही हमारा वार्षिक मूल्य कहलाता है। और ये वार्षिक मूल्य हमें यहाँ पे लिखना है, सबसे पहला करोड़ क्या होता है, इस वार्षिक मूल्य पे हमें इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद इसमें क्या होगा, वार्षिक मूल्य के बाद इसमें हमें घटाना है मानक कटौती। मानक कटौती 30% वार्षिक मूल्य का, वार्षिक मूल्य का, यानी कि यहाँ पे हम जो मानक कटौती 30% से काट रहे हैं, ये किस चीज का काटना है, ये जो हम 30% से मानक कटौती काट रहे हैं, यहाँ पे जो वार्षिक मूल्य निकलेगा, इसी वार्षिक मूल्य का यहाँ पे 30% काटना है और यहाँ पे हमें लिख देना है। उसके बाद दोनों का आपस में हमें यहाँ पे घटा देना है, माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हमें नीचे लिख देना है। ठीक, अभी सिस्टमेटिक से करना है पूरा एकदम रूल से। सबसे पहले वार्षिक मूल्य
सीधा लिखना है यहाँ पे, उसमें घटाना है मानक कटौती 30%। मानक कटौती 30% किसका काटना है, जो भी वार्षिक मूल्य होगा उसी का 30% काटना है, उसी के साथ माइनस करके यहाँ पे नीचे लिख देना है। इसके बाद मानक कटौती के बाद यहाँ पे घटता है हमारा ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज, अब देखिए वही ऋण पर ब्याज है जो एक मकान का मालिक मकान को बनाने के लिए, खरीदने के लिए या फिर पुनः निर्माण या फिर मरम्मत करवाने के लिए बैंक से ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं और बैंक को वही पैसा पेमेंट करना पड़ता है ब्याज समेत। तो वही ब्याज है यहाँ पे कि बैंक को जो पैसा हम देते हैं, वापस करते हैं, चुकाते हैं, उसका पैसा वो मूलधन तो देंगे, साथ में जितना साल तक या जितना महीना तक हम अपने पास रखे उसके पैसे को अपने घर बनाने के लिए जब यूज किए थे, तो जितना महीना हमारे पैसे उसका पैसा हमारे पास था, यानी कि हम उधार में लाए थे, तो जितना महीना बनता है उतना महीना है, उतने साल का हमें ब्याज यहाँ पे चुकाना पड़ता है। तो हम ब्याज चुकाएंगे यहाँ पे सबसे पहला गत वर्ष का मतलब वित्तीय वर्ष जो अभी 2022-23 चल रहा है, यहाँ पे 2022-23 एक साल में हमें कितना ब्याज बन रहा है वो यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। उसके बाद निर्माण अवधि का भी ब्याज हमें चुकाना पड़ता है। निर्माण अवधि का मतलब क्या है? निर्माण अवधि का मतलब होता है कि बैंक से ऋण जिस तारीख को लिए हैं उस तारीख से लेकर के मकान बनने की तिथि तक को हम बोलते हैं निर्माण अवधि। यानी कि बैंक से ऋण लिए हैं, बैंक से ऋण लेने की तिथि से लेकर मकान बनने की तिथि को, जिस तारीख को यहाँ पे ऋण लिया है और मकान जिस तारीख को रेडी हो गया, बनकर तैयार हो गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऋण लिया है बैंक से और यहाँ पे मकान बनकर तैयार हो गया है। तो इन दोनों तिथियों के बीच में जितना भी साल बनता है, जितना भी महीना बनता है, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना, 48 महीना, 56 महीना, जितना भी महीना बनता है उन महीना को हम बोलते हैं निर्माण अवधि। और उस निर्माण अवधि का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ब्याज हमें निकालना पड़ता है। अगर मकान संपत्ति में कुछ चीज हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को, तो यही चीज है ऋण पर ब्याज निकालना, जो निर्माण अवधि के समय निकालते हैं। और इस निर्माण अवधि के समय जो हम ब्याज निकालते हैं उस टाइम हमें गिनना पड़ता है निर्माण अवधि, यहाँ पे कितना महीना हो रहा है। इस महीने को गिनने में सबसे ज्यादा परेशानी आता है, लेकिन ये परेशानी आज बिल्कुल संपूर्ण रूप से खत्म कर दूंगा मैं यहाँ पे कि ऋण कब लेना है। ऋण जब भी लेगा, ऋण लेने की तिथि से मकान तैयार होने की तिथि तक यहाँ पे बीच में जितना महीना बनता है उसी को बोला जाता है निर्माण अवधि। सबसे पहले एकदम फ्रेश फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट किस प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि निर्माण अवधि पर जो हम महीनों को गिनना पड़ता है, जो वर्ष को गिनना पड़ता है, कितना महीना हुआ, कितना वर्ष हुआ, वो सब आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे ऋण लेने की तिथि से मकान तैयार होने की तिथि को हम बोलते हैं निर्माण अवधि। वो निर्माण अवधि का ब्याज भी हमें बैंक को चुकाना पड़ता है। तो टोटल मिला के हमें यहाँ पे ब्याज चुका देंगे हम लोग। उसके बाद इस ऊपर वाली राशि से हमें माइनस कर देना है। फिर माइनस करने के बाद जो अमाउंट यहाँ पे आएगा उसमें से हम लोग और माइनस करेंगे इसे, और माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे अप्राप्त किराया नियम 4 की शर्तें पूरी होती है। नियम 4 की शर्तें पूरी होती है। देखिए आगे पहचान रहता है हमारा क्वेश्चन में कि अप्राप्त किराया यदि नहीं मिल जाता है, अप्राप्त किराया यदि रहता है तो उसके साइड में यदि ऐसा लिखा है कि नियम 4 की शर्तें पूरी होती है तो हमें इस चीज को घटाना है। अप्राप्त किराया का मतलब क्या होता है? जो किराया, ऐसा किराएदार है जो हमें किराया नहीं देता है, यानी कि एक मालिक को किराएदार से पैसा नहीं मिलता है, किराया नहीं मिलता है, उसे अप्राप्त किराया बोलते हैं। तो वही अप्राप्त किराया, अब एक किराएदार आया अपने रूम में रहने के लिए, घर में रहने के लिए, वो 10 महीने रहा और 2 महीना नहीं रहा, यानी कि 12 महीना। एक साल के अंतर्गत हमारा जो 12 महीना होता है उस 12 महीना में से 10 महीना हमारे घर में था और 2 महीना वो नहीं था, छोड़ के चला गया था। तो
यहाँ पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो 12 महीना पूरा हमारे घर में था और 10 महीने का रेंट हमें वो चुका दिया था और 2 महीने का रेंट हमें वो नहीं दिया। तो जो 2 महीने का रेंट हमें नहीं मिल रहा है उससे, वो जो नहीं दे रहा है तो हमें नहीं मिल रहा है, तो अप्राप्त किराया हम बोलेंगे हमें मिला नहीं इसमें किराया, तो उस अप्राप्त किराया का हमें माइनस किया जाता है। अप्राप्त किराया, अब देखिए बात ऐसा है कि किराया जितना मिलेगा इनकम टैक्स भी उतना भी भरना है यहाँ पे, तो जितना नहीं मिला उतने को यहाँ पे माइनस करना है यहाँ पे। तो अप्राप्त किराया जितना नहीं मिलेगा, 2 महीने का किराया नहीं मिला, वही 2 महीने का किराया हमें लिखना है कि अप्राप्त किराया। लेकिन इसको हमें तभी माइनस करना है जब उसके साइड में यहाँ पे लिखा है कि नियम 4 की शर्तें पूरी होती है। अब ये नियम 4 की शर्तें पूरी होती है, इसका मतलब क्या है? ये हमारे तरफ की पहचान है, ये हमारे तरीके का पहचान है कि इसको माइनस करना है कि नहीं करना है, ये हमारा पहचान है। नियम 4 की शर्तों के अनुसार या नियम 4 की शर्तें को अलग से किसी प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। नियम 4 की जो शर्तें पूरी करती है हमारी पहचान है कि अप्राप्त शर्तें, अप्राप्त किराए को हमें माइनस करना है कि नहीं करना है। अगर ऐसा लिखा है तो माइनस करना है, और अगर ऐसा नहीं लिखा है अप्राप्त किराए की राशि को हमें माइनस नहीं करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए लिखा है तो उसको हमें माइनस करना है, जो भी इसका अमाउंट रहेगा बुक में आपके क्वेश्चन में, फिर इन दोनों को अमाउंट को माइनस करना है, जो लास्ट अमाउंट आएगा इसके साथ हमें प्राप्त करना है। अब देखिए जो 2 महीने का रेंट हमें नहीं मिल रहा था उसके साइड में क्वेश्चन में लिखा था कि नियम 4 की शर्तें पूरी करते हैं, तो हम यहाँ पे उसको घटा दिए थे। उसके बाद यही अगर किराया प्राप्त हो जाता है, अगर वही अप्राप्त किराया प्राप्त हो जाता है तो हमें उसको क्या करना रहता है? प्लस करना रहता है। अप्राप्त किराया, अप्राप्त किराया प्राप्त हुआ। अब जब अप्राप्त किराया प्राप्त होता है तो उस पर हमें अलग सा लिखना पड़ता है, उसको प्लस करना पड़ता है, क्योंकि जब हमें मिल रहा है तो हमें इनकम होगा और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो अप्राप्त किराया जितना भी प्राप्त होगा आपको यहाँ पे अंदर लिखना है, उसको साइड में लिखना है, यहाँ पे नीचे नहीं लिखना है, इसको यहाँ पे अंदर लिखना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा साल भर का मिलना था, जो भी साल भर का अपने को मकान का रेंट मिलना था, घर का रेंट मिलना था, वो मिल गया था। उसमें से मानक कटौती 30% हम यहाँ पे काट दिए थे, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 2 महीने का रेंट नहीं मिल रहा था वो अभी यहाँ पे मिल रहा है, इस पर तो मानक कटौती नहीं कटा है, तो इस पर अभी हमें मानक कटौती काटना पड़ेगा, अभी काटना है इसमें। तो इसमें माइनस करना है 30% मानक कटौती। जितना रेंट हमें पहले मिल चुका था साल भर का, उसमें हम लोग मानक कटौती काट दी। लेकिन यहाँ पे 2 महीने का रेंट हमें नहीं मिल रहा था, तो अभी मिल रहा है वो अभी फिलहाल, तो उसमें हम लोग अभी मानक कटौती काटेंगे। अब पहले नहीं मिला था तो मानक कटौती नहीं काटे थे, अब मिल रहा है तो अभी मानक कटौती काटेंगे। तो अभी मानक कटौती अभी हमको मिला जितना यहाँ पे लिखेंगे, उसी राशि पर यहाँ पे मानक कटौती 30% काटना है, इसी राशि का। यहाँ पे जो राशि है उसी का 30% यहाँ पे काटेंगे, काट के इसी से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा यहाँ पे लास्ट, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और इसके साथ हमें प्लस कर देंगे, ठीक है। अप्राप्त किराया प्राप्त हुआ यहाँ पे लिखिए, उसी अमाउंट का मानक कटौती 30% काटना है। यहाँ पे अगर 10,000 है तो 10 जाएगा, 30% 3,000, फिर इससे माइनस कर देना। 10,000 से 3,000 माइनस होगा तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे? 7,000 रुपए, ठीक। अप्राप्त किराया प्राप्त हुआ माइनस उसी का 30%, 30% हमारा मानक कटौती रहेगा, माइनस कर देंगे, फिर इसको बाहर निकाल देंगे फाइनल अमाउंट। अब हम इसको जोड़ देंगे, अब हम इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये जो हमारा फाइनल अमाउंट, लास्ट अमाउंट आया, यही हमारा हो जाएगा मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से आय, ये हो जाएगा हमारा मकान संपत्ति से फाइनल अमाउंट। तो मकान संपत्ति की गणना कुछ इस प्रकार से करते हैं कि सबसे पहला साल भर का हमारा जो वार्षिक किराया है उसमें से हमें मानक कटौती काटना 30%, उसी राशि का काटना है हमें 30% और उसी से माइनस कर देना है। जो आएगा उसमें माइनस करना ऋण पर ब्याज। अब जो ऋण पर ब्याज है ये 2 तरीके से हमें देना पड़ता है। सबसे पहला गत वर्ष का ब्याज और निर्माण अवधि का। गत वर्ष का मतलब जो अभी चल रहा है, और निर्माण अवधि का मतलब ऋण लेने की तिथि से ऋण का भुगतान करने की तिथि तक को बोलते हैं अपन निर्माण अवधि। तो इनका ब्याज देना पड़ता है। यहाँ पे ब्याज घटा देंगे दोनों का आपस में, जो अमाउंट आएगा उसमें हम लोग माइनस कर देंगे अप्राप्त किराया नियम 4 की शर्तें पूरी होती है तो, और अगर पूरी नहीं होती है तो हमें माइनस नहीं करना। अप्राप्त किराया जो हमें नहीं मिल जाए वही वाला
माइनस कर देना जो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, उसमें प्लस करना अप्राप्त किराया प्राप्त हुआ, वही अप्राप्त किराया जो हमें नहीं मिल रहा था उसी अप्राप्त किराया का प्लस करना है और उसी उसमें मानक कटौती काट के आगे प्लस करना है। ये जो अप्राप्त किराया था हमें प्लस करना था पर हमें डायरेक्ट यहाँ पे प्लस नहीं करना है, अमाउंट को यहाँ पे लिखना है, उसी में से मानक कटौती काट के माइनस करके जो फाइनल अमाउंट बचेगा उसको बाहर निकाल के प्लस करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे 10,000 है और 10,000 का 30% मानक कटौती 3,000, 10,000 से 3,000 माइनस करेंगे, जो 7,000 बचे उसको हम बाहर निकाल देंगे, उसी 7,000 के ऊपर वाले जो अमाउंट रहेगा उसके साथ प्लस कर देंगे और नीचे आपके फाइनल अमाउंट लिख देंगे। यही हो जाएगा मकान संपत्ति से। मकान संपत्ति से चैप्टर बहुत ज्यादा आसान, ये फॉर्मेट है आपके सामने, फॉर्मेट है तो पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें समझने वाली बात यह है ऋण पर ब्याज चुकाना। अब ऋण पर ब्याज चुकाने के लिए उसको जो महीने का गणना करना पड़ता है और हमें लिखना पड़ता है, काटना पड़ता है, 1/5 किस्त में हमें देना पड़ता है, 5 किस्त में पेमेंट करना पड़ता है, जो हमारा यहाँ पे निर्माण अवधि का ब्याज रहता है। तो जो निर्माण अवधि का ब्याज है यह हमारा ऋण पर ब्याज है। ऋण पर ब्याज के लिए अलग से टॉपिक बना हुआ, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो में आपका फॉर्मेट तक रहेगा, इसके अलावा नहीं रहेगा इस वीडियो में। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेट किस तरीके से है हमारा और किस चीज को क्या बोलते हैं, किसके बाद किसको माइनस करना है। देखिए चीज यहाँ पे सिस्टमेटिक माइनस करना है, एकदम टॉपिक के बाद मतलब स्टेप के बाद स्टेप आपको चलना है। यहाँ पे सबसे पहले वार्षिक मूल्य, उसमें माइनस होगा मानक कटौती। ऐसा नहीं हो सकता कि 30 यहाँ पे ऋण पर ब्याज माइनस कर दिए फिर मानक कटौती, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, हमारा सीक्वेंस लाइन से ऐसे चलना ही पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले वार्षिक मूल्य, फिर मानक कटौती 30% उसको माइनस करना है और जिस चीजों को माइनस करना है जिसको प्लस करना है उसको सब आप सामने शो करना है, जो भी यहाँ पे साइन रहेगा प्लस माइनस का तो सामने शो करना और उसको यहाँ पे करना है। फिर ऋण पर ब्याज हमें घटाना है दोनों चीजों को, गत वर्ष का निर्माण अवधि का, उसके बाद अप्राप्त किराया जो हमें नहीं मिलता है उसको घटाना है, यदि नियम 4 की शर्तें पूरी करते हैं तो घटाना है, वरना इसमें नहीं घटाना है। और फिर अप्राप्त किराया यदि प्राप्त होता है तो यहाँ पे लिखना है, उसी राशि का 30% मानक कटौती दे देना है इसको, देने के बाद जो लास्ट अमाउंट बचेगा वही हमारा, इसका सब प्लस करने के बाद जो आएगा ये हमारा मकान संपत्ति से आय कहलाएगा। तो इतना आसान है आपको मकान संपत्ति से आय करना। इसका जो फॉर्मेट है वो आपका पीडीएफ ग्रुप में या फिर पीएनजी ग्रुप में आपको अपलोड हो जाएगा, वीडियो में चैनल में दिख जाएगा, आपको कम्युनिटी में दिख जाएगा आपको, वहां से आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, और बाकी यहाँ पे आपको फॉर्मेट लिंक दिया हुआ है, आप से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक फॉर्मेट तक ही, और जो ऋण पर ब्याज है उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।